अरे हमारी जबान वारंटी से कम है क्या है? बेहतरीन बल्ब है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं महेश गहलोत जी। महेश गहलोत जी दिल्ली के एक जाने माने रंगकर्मी हैं, टीवी कलाकार हैं, फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और यहाँ तक कि वो अब YouTube पे भी काम करते हैं। YouTube के कई जाने माने यूट्यूबर्स के साथ उनके वीडियोस, फ़नी वीडियोस में वो आपको दिख जाएंगे। महेश गहलोत जी को आपने कई कमर्शियल एड्स में भी देखा होगा, जिसमें प्रमुख हैं जागो ग्राहक जागो, स्विगी और कई अन्य। महेश गहलोत जी पिछले 4 दशक से मनोरंजन की दुनिया में एक जाना माना नाम है, दिल्ली के एक वेल नोन कॉमेडियन हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, महेश गहलोत जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप में। और हमारी आज की शख्सियत है महेश गहलोत जी। महेश गहलोत जी थिएटर आर्टिस्ट हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, फिल्मों में भी काम करते हैं और यहाँ तक कि वो यूट्यूब में भी काम करते हैं और रेडियो पे भी काम कर चुके हैं। मैं महेश गहलोत जी का स्वागत करूँगा अपने प्रोग्राम में। नमस्कार महेश। नमस्कार जी। महेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे आजकल जो ये चल रहा है कोरोना काल, इसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि मेन मुद्दा यही है कोरोना काल आजकल हर किसी के बातचीत में। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि कोरोना के टाइम पे, कोरोना से पहले आप क्या काम कर रहे थे और अब कोरोना में आपने कैसे अपना टाइम निकाला और क्या क्या आप कर रहे हैं अभी? देखिए, कोरोना टाइम में बड़ा मुश्किल से दौर गुजरा, मेरा नहीं सभी का, हमारे देश का ही नहीं सारे विदेशों में भी ये बड़ा दर्द भरा जोखिम भरा ये वक्त गुजरा। इस दौरान काम नेचुरल बहुत कम हो गया और कुछ काम आया तो मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं लगभग 60 पार कर चुका हूँ और 60 के ऊपर की उम्र के लोगों को ज़रा ज़्यादा रिस्क रहता है। तो मैं कहा भैया कमा लेंगे लेकिन अभी अपने आप को बचा के रखो। तो मैंने 7-8 महीने काम नहीं किया। अभी पिछले महीने ही मैंने काम शुरू किया। एक यूट्यूबर है अमित बडाना, आप जानते होंगे, बहुत फेमस है। अमित बडाना के साथ मैं काफ़ी काम करता हूं। तो अभी उनके साथ मैंने वापस 8 महीने बाद शुरुआत की और अभी ऐड किया मैंने परसों ही, एक नया ऐड है वो आने वाला मार्केट में। और टीवी पे आप बहुत काफ़ी ऐड भी कर चुके हैं, करते हैं काफ़ी ऐड भी? हाँ, टेलीविज़न के लिए टीवीसी वगैरह मैंने बहुत की, करीब 35-36 तो मैं टीवीसी कर चुका हूँ। सरकारी, गैर सरकारी, कमर्शियल, गैर कमर्शियल, सभी तरह के मैंने ऐड वगैरह किए। बहुत ऐड मिले मेरे को ज़िंदगी में और हर तरह के कैरेक्टर उसमें करने को मेरे को मिले। तो मैं यहाँ पर मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपका रुझान, ये एक्टिंग की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ और आपको इनिशियली कहाँ से ये एहसास हुआ कि मुझे एक्टिंग करनी है? हाँ, ये कहानी है बचपन की। जब मैं 5वीं या 6ठी क्लास में रहा हूँगा, तब मैं हमारे गली में मोहल्ले में ना एक रामलीला हुआ करती थी, लोकल रामलीला छोटी सी। तो मैं देखता था, देख के एक बाल बुद्धि थी, मन था कि मैं भी ऐसे रामलीला में हिस्सा लूँ, काम करूँ। हालांकि मेरे ख़ानदान में कोई नहीं है जो एक्टिंग करता हो, लेकिन मेरे अंदर एक जिज्ञासा होती थी कि यार मुझे भी रोल मिले। अब रोल एकदम तो मिलेगा नहीं भाई, मैं उनके जो संचालक थे, डायरेक्टर थे, उनसे कहता था मुझे हनुमान की सेना में ले लो, मुझे रावण की सेना में ले लो, राम की सेना में ले लो, लेकिन वो नहीं लेते थे। फिर जब मैं 6ठी क्लास में पहुंच गया तो वहाँ देखा कि 26 जनवरी 15 अगस्त को फंक्शन होते थे स्कूल में। तो टीचर पूछते थे भाई फंक्शन हो रहा है, कौन कौन क्या क्या हिस्सेदारी करेगा। तो मैं हाथ खड़ा कर देता कि मैं कॉमेडी करूँगा। तो ठीक है जी, मैं मौन एक्टिंग करता था, इधर उसे 1-2 चुटकुले जोड़े और 5-7 मिनट का आइटम बनाया, स्टेज पे 15 अगस्त को 26 जनवरी को मैं परफॉर्म करता था। और वो जो शुरुआत थी, वो शुरुआत एक्टिंग की चलते चलते अभी तक चल ही रही है। तो ये शुरुआत जो हुई आपकी रामलीला से हुई, हाँ। राम के नाम से आपकी शुरुआत हुई है। तो फिर ये सफ़र फिर आगे कैसे बढ़ा, स्कूल से जब फिर आगे कैसे बढ़ा ये सफ़र आपका? जब मैं स्कूल में, मेरे फादर थे DCM में, तो DCM की रामलीला हुआ करती थी जो दिल्ली में एक ही हुआ करती थी। तो मैं अपने फादर के पीछे पड़ता था कि मुझे रामलीला में रोल करना है, मुझे रामलीला में भर्ती करवा दो, DCM में आप काम करते हैं, आपकी जान पहचान है। तो कहते बेटा 10वीं पास कर ले। जब 10वीं पास कर ली फिर 12वीं पास कर ले, 12वीं पास कर ली। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो 12वीं पास हो गई, अब तो मुझे रामलीला में करवाओ।
तो मुझे वो लेके गए रामलीला मंडली में DCM की। मैं वहाँ गया, मेरे जितने भी सीनियर दिग्गज कलाकार जो रावण बनते थे, राम बनते थे, सब के सब वहाँ मेरे सामने होते। मैं भाव विभोर हो गया, मैं गदगद हो गया इनको देख के कि जिनको मैं स्टेज से इतनी दूर से देखता था आज मेरे सामने बैठे हैं। खैर, तो 2-3 महीने में वहाँ गया। अब वो लोग मुझे बस इधर उधर के कामों में लगा देते थे कि जा पान ले आ, जा बीड़ी ले आ, जा सिगरेट ले आ, जा पानी की बोतल ले आ। अब 2 महीने हो गए, मैं सोच रहा हूँ यार 2 महीने में कोई रिहर्सल नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो मेरा मन उचट गया, मैं भागा वहाँ से। मैं कहा नहीं, ये नहीं करने के लिए आया, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे कोई अच्छा रास्ता चाहिए। फिर मैं जब यहाँ आया तो मेरे को किसी दोस्तों ने बताया कि हमारे पड़ोस में एक लड़के हैं, वो मंडियाऊ जाते हैं नाटक करने। अब मैं उनके घर गया कि भाई मुझे ले चलो। तो उन्होंने मुझे 2-3 बार टाला, कल आ जाइए, परसों आ जाइए, तब आ जाइए। 10-12 दिन टालते रहे, मैं भी पीछे पड़ा रहा। एक दिन मैं रोने लग गया, नहीं मुझे लेके चलो, आप मुझे टालो मत। तब उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तो मेरे एक दोस्त है उनके पास चला। तो मैं उनके पास गया। जब वो मेरे को मंडी हाउस लेके गए और वहाँ जब मंडी हाउस के रविंद्र भवन की जो पार्क था, उस पार्क में हमारी रिहर्सल शुरू हुई, तो वो मेरी ज़िंदगी का पहला दिन था कि जब मैं अच्छे थिएटर में मेरी शुरुआत हुई। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो थिएटर ग्रुप का नाम आप बताना चाहेंगे हमारे? हाँ, हमारे थिएटर ग्रुप का नाम था हस्ताक्षर, जिसको एनर्जी पास आउट शेखर वैष्णवी जी चलाते थे, डायरेक्शन करते थे। वो 77 के बैच के थे NSD में। 79 में मैंने उनके ग्रुप को ज्वाइन किया था और उनके जो साथ के राज बब्बर, राजा बुंदेला और काफ़ी एक्टर थे जो फेमस फिल्मों में रहे, उनके साथ मेरी शुरुआत हुई। उनके साथ आपकी शुरुआत रही। तो फिर उसके बाद जब जो आपने ये थिएटर ग्रुप ज्वाइन करा, तो इसमें आपने पहला रोल क्या करा, ये आप अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे तो? पहला रोल मुझे, जैसे नवाब साहब होते हैं, राजा साहब होते हैं, उनके पीछे भाला लेके दरबारी चलते हैं, तो मैं उसके पीछे पीछे सिक्योरिटी गार्ड या दरबारी का कैरेक्टर मेरे को मिला, सैनिक का कैरेक्टर मिला। और वो कैरेक्टर मुझे करीब 1.5-2 साल निभाना पड़ा। वहाँ भी मेरा मन थोड़ा घबराया कि यार सब लोग डायलॉग बोल रहे हैं, बड़े बड़े रोल कर रहे हैं, और मैं एक भाला लेके वो नाटक, क्योंकि कई शो होते थे, 3-4 शो श्री राम सेंटर में करे, फिर शो ख़त्म हो जाए, फिर उसकी पॉलिशिंग करते थे, नया रूप देते थे। नाटक वही था, कैरेक्टर भी मेरा वही था। तो 2 साल तक मैं भाला लेके पीछे पीछे घूमता था, लेकिन मन घबराता था। मैंने थोड़ी सी चालाकी ये की कि मैंने सब एक्टरों के डायलॉग याद कर लिए। तो जब रिहर्सल होती थी, जब मान लो कोई नवाब साहब आज छुट्टी पर है, तो नवाब साहब का कैरेक्टर उनकी प्रॉक्सी मैं करता था। तो डायरेक्टर की नज़र में आ गया, डायरेक्टर कहता नहीं यार ये तो अच्छा रोल कर रहा है, अच्छी एक्टिंग कर रहा है, डायलॉग हाँ, कर रहा है, लड़का टैलेंट, मतलब नाटक था, शरद जोशी साहब का लिखा हुआ नाटक था। एक था गदा उर्फ अलादात खां। तो उसमें जब जुग्गन का रोल आता था तो मैं जुग्गन के रोल में घुस जाता था, जब चिंतक का रोल आता था मैं चिंतक के रोल में घुस जाता था। यूँ कहने का मतलब हर तरह का, लोग तो एक कैरेक्टर को एक ही बार जीते, मैंने उस नाटक में दरबारी होने के बावजूद मैंने हर कैरेक्टर को जिया, हर कैरेक्टर को मैंने किया। तो मेरे अंदर अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो मतलब वो नाटक आपका पूरा, आपका मतलब इनिशियल जो आपकी शुरुआत है वो नाटक का एक कैरेक्टर है। हाँ, मतलब एक्टिंग आज तक आप कर रहे हो उस एक नाटक की। तो 79 एंड में मैं आया, 79 में मैंने 12वीं पास की थी। अब 12वीं पास करने के बाद मैं थिएटर में आ गया। इवनिंग कॉलेज था मेरा, खालसा इवनिंग देवनगर में, लेकिन शाम को रिहर्सल होती थी थिएटर में, तो कॉलेज छूट गया। मेरा ध्यान पढ़ना नहीं था, मेरा ध्यान था एक्टिंग। तो मैंने कॉलेज को हल्का समझ के छोड़ दिया और अपनी एक्टिंग लाइन में मैं आ गया। तो ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट नहीं हुई, वो यहीं छूट गई। तो जब एक नाटक मेरा कंप्लीट हो गया, दूसरे नाटक में मनोज पावा जो आजकल फिल्मों में काम करते हैं, वो राजेंद्र सेठी, ये मेरे ग्रुप में थे। तब फिर इनके साथ काम करने का मौका मिला। 79 में आया। 80 में मैं लखनऊ गया थिएटर वर्कशॉप पे। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं जो अब नहीं रहे, और उनके साथ मुझे 1 महीने की थिएटर वर्कशॉप पे जाना पड़ा लखनऊ में। तो हिंदी साहित्य के, हिंदी नाटककार, वो दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में 2-3 जो नाटककार हैं उनमें से एक रहे वो डॉक्टर लाल। शख्सियत बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी शख्सियत थी। उनके साथ काम करके 1 महीना सीखा, बहुत कुछ सीखा। फिर वो नाटक वहाँ लखनऊ दूरदर्शन पे रिकॉर्ड हुआ। अब मेरी ज़िंदगी में फिर एक पलटा आया। जो नाटक में मैंने रोल किया था, ज़िंदगी का एक पहला नाटक था,
बड़ा नाटक जिसमें मैं रोल कर रहा हूँ। पहले नाटक में तो डंडा लेके घूमता रहा। जब दूसरे नाटक में रोल मिला और जब पता चला कि थिएटर में तो हो गया, वो रविंद्र मंच है लखनऊ में, वहाँ हमने शो कर दिया। उसके बाद ये नाटक भाई लखनऊ दूरदर्शन पे रिकॉर्ड होगा। अब दूरदर्शन की लिमिटेशंस होती हैं कि भाई इसको 1 घंटे में या सवा घंटे में हमें कंप्लीट करना है। थिएटर में तो 2-2.5 घंटे का नाटक होता है। अब थिएटर में जब वो टेलीविज़न में जब वो नाटक आया तो काटना पड़ा। पता चला मेरा रोल कट गया, क्योंकि मेरी शुरुआत थी, मैं छोटा था, बच्चा था उस वक्त, तो उन्होंने बच्चा समझ के मेरे को रोल काट दिया। मैं बाहर जाके रोने लगा, यार मेरे को पहली बार मौका मिल रहा है दूरदर्शन पे आने का, इन्होंने मेरा रोल काट दिया। तो फिर वो डायरेक्टर ने कहा नहीं यार, इसका दिल नहीं तोड़ते। फिर वो रोल मेरा रखा गया। अच्छा, वो रोल वहाँ पे आपका रखा गया? फिर रखा गया उसमें। तो फिर वहाँ मतलब फिर टीवी पे आपकी शुरुआत, पहली शुरुआत ये थी। तो हाँ। उसके बाद फिर आप दिल्ली में दूरदर्शन पर कैसे आए? हाँ, 780 की जो पहली होली थी, तारीख मुझे याद नहीं है, उसमें हमारे जो ग्रुप के जो डायरेक्टर थे शेखर वैष्णवी जी, उन्होंने यूडीके में एक प्रोग्राम करना था और वही दूरदर्शन पे आना था प्रोग्राम। तो कृषि दर्शन एक प्रोग्राम आता था, शायद आजकल भी आता है। तो उस कृषि दर्शन में एक होली की हमने स्किट की थी 10-1 मिनट की, तो उसमें मुझे हिस्सा मिला। तो दिल्ली दूरदर्शन का मेरा ज़िंदगी का पहला वो चांस था, पहला मौका था जब मैं उस प्रोग्राम में आया। 1980 में आप दिल्ली दूरदर्शन पे आ गया था। फरवरी मार्च में शायद होली थी, उस फरवरी में ही। अच्छा, मैं किस्मत वाला रहा कि 79 एंड में अक्टूबर-नवंबर में मैं थिएटर में आया और 80 में मतलब 5-7 महीने बाद ही मेरे को दूरदर्शन पे आने का मौका मिल गया। तो मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि दूरदर्शन पर आप कैसे आए? कौन वो शख्स था जिसके थ्रू आप दूरदर्शन पे आए, अगर वो बताना चाहें हमारे दर्शकों को तो? हाँ, दूरदर्शन पे जब मैं वो जो होली स्पेशल कर रहा था, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई आनंद शिवपुरी जी से। आनंद शिवपुरी जी जो फिल्मों में कैरेक्टर एक्टर थे, ओम शिवपुरी उनके छोटे भाई थे। ओम शिवपुरी जी? ओम शिवपुरी जी उनके छोटे भाई थे। तो वो मेरे को दूरदर्शन में मिल गए। अब वही है ना कि वो दिल मिले की बात होती है। अब दिल कहाँ कैसे मिल जाए को पता नहीं। वो उनको मैं बहुत अच्छा लगा एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन, मैं अच्छा लगा। उनसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। हालांकि मेरे फादर की उम्र के थे वो, लेकिन उनसे अच्छी दोस्ती हो गई। वो दूरदर्शन में प्रोड्यूसर थे, यूडीके में, जो आजकल मंडी हाउस में दूरदर्शन केंद्र है, वहाँ पहले यूडीके हुआ करता था। तो यूडीके में प्रोड्यूसर थे। तो वो बनाते थे नई उमंग नई तरंग, एक वैरायटी शो था। जैसे दिल्ली दूरदर्शन में यू मंच आता था, वैसे उस पर आता था। तो उसमें उन्होंने मुझे एज ए कॉमेडियन मैं स्किट करता था। तो मैं खुद शुरू से ही आपका कॉमेडी आपका जॉनर था? हाँ, कॉमेडी शुरू से ही आ गया। वो कहाँ से आया कैसे आया मैं नहीं बता सकता। तो अपने आप ही वो आ गया, उछल कूद करना, हंसाना। मैं तो ये सोचता हूँ ना कि ज़िंदगी में हर किसी की ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा होती है, सुख और खुशी बहुत कम होती है। तो मेरे अंदर से शुरू से आती थी कि यार मैं हंसाऊँ लोगों को। किसी को दुख देने से बेहतर है किसी को हंसा दो। कोई हंसेगा तो अंदर से दुआ निकलेगी। इसलिए मैं कॉमेडियन बन गया। दिल्ली शहर में, बम्बई में, कई फिल्मों में सब बस कॉमेडी करता रहा। तो आनंद शिवपुरी ने मुझे वहाँ दूरदर्शन पे काम देना शुरू किया। तो बस ऐसा ही है, हफ्ते में 15 दिन में एक शो करता था। तो महीने में 2 प्रोग्राम, उस वक्त 50 रुपये मिलते थे एक शो के। धीरे धीरे वो जब आनंद शिवपुरी दिल्ली दूरदर्शन पे शिफ्ट हुए तो दिल्ली दूरदर्शन में मेरा रास्ता खुल गया। फिर 2 प्रोग्राम मैं महीने में दूरदर्शन पे करता था, 2 प्रोग्राम मैं यूडीके पे करता। तो महीने में 4 प्रोग्राम खुद लिखना, नाटक बनाना, छोटा सा खुद मैं डायरेक्शन करके सिखा सूखू के टीम लेके जाता था दूरदर्शन पे। तो मुझे 500 रुपये लिखने के, 500 रुपये एक्टिंग के, 500 रुपये डायरेक्शन के, यानी कि एक प्रोग्राम के 1500 रुपये उस ज़माने में 80s में 80-81 के दौरान। और उस वक्त मैं बड़ा धनी महसूस करता था अपने आप को कि 6000 रुपये महीना कमाना मेरे लिए मतलब बहुत इजी था, क्योंकि मेरा शौक़ था एक्टिंग। मैं खुद लिख लेता था, खुद एक्टिंग कर लेता था, खुद डायरेक्शन कर लेता था और 6000 रुपये कमाता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो यहाँ से आपका दूरदर्शन का सफ़र स्टार्ट हो गया। हाँ। तो दूरदर्शन का सफ़र आगे कैसे बढ़ा? फिर दूरदर्शन में आपने क्या क्या और करा है? हाँ, दूरदर्शन पे फिर आगे चल के क्या हुआ कि मैं हर हफ्ते, हर महीने वहाँ प्रोग्राम करता था। फिर मुझे वहाँ के जो ड्रामा सेक्शन के जो प्रोड्यूसर थे, गौरी शंकर रैना, उन्होंने मेरे को देखा कि भाई तुम इतने अच्छे एक्टर हो, तो तुम चलो हमारे दूरदर्शन पे काम कर रहे हो, लेकिन ड्रामा सेक्शन में काम क्यों नहीं करते? ड्रामा से अप्रूवल लेना होता है दूरदर्शन पे काम करने के लिए, तो ड्रामा में अप्रूवल लो। तो मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने गौरी शंकर रैना इतने अच्छे इंसान रहे, उन्होंने खुद मेरे को कहा ही फॉर्म भरो
और ये मेरे को भर के दो, मैं आपका ऑडिशन करके आपको अप्रूव करके फिर आपको ड्रामा में काम दूंगा। मतलब उसके बाद फिर आप अप्रूवल एक्टर हो जाएंगे, क्योंकि दूरदर्शन के अप्रूवल एक्टर हैं कि आप दूरदर्शन पे काम करते हैं। हाँ, तो मेरे को अप्रूव्ड का दूरदर्शन का ठप्पा लग गया कि मैं अप्रूव्ड एक्टर हूँ। मैं हिंदुस्तान के किसी भी दूरदर्शन केंद्र पे जाके मैं काम कर सकता हूँ। तो दूरदर्शन में आपका वो एक तरीके से आपकी अचीवमेंट थी, दूरदर्शन में आपका अप्रूव होना। हाँ, दूरदर्शन के बाद मैंने रेडियो में अप्लाई किया। रेडियो में भी ड्रामा होता है, तो मैंने रेडियो में बना, लेकिन रेडियो में मैंने पास नहीं हो पाया। अच्छा, रेडियो में पास नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्ट नहीं करना था, वहाँ आवाज़ देनी थी। अब मेरी क्या है, जब मैं कॉमेडी करता हूँ मेरी फिजिकली मैं काफ़ी उछल कूद करता था। राजपाल यादव की तरह मेरे भी वो शौक़ है काम करने का, तो रेडियो में पास नहीं हुआ। अच्छा, रेडियो में पास नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर दोबारा से आप दूरदर्शन पर ही आ गए। हाँ, फिर तो दूरदर्शन पे मैंने था, उस वक्त डीडी एक ही था दूरदर्शन केंद्र। उसके बाद कई सालों बाद जाके डीडी मेट्रो आया। DD2 एक कॉमर्शियल आते थे उस पर, कॉमेडी शो, कॉमेडी नाटक। तो डीडी मेट्रो पे भी मैंने बहुत काम किया। उस वक्त दिल्ली शहर में मैंने इतना काम किया कि लोग मेरे को सड़क पे चलते हुए पहचानते थे कि आपको फला नाटक में देखा, क्योंकि एक ही चैनल था। आजकल तो 50 हज़ारों चैनल हैं, तो आप किस चैनल पे काम कर रहे हैं, पब्लिक कितना ध्यान दे ना दे। लेकिन उस वक्त तो डीडी मेट्रो कॉमेडी था, वैरायटी शो होते थे उस पर, तो उसमें मेरे को लोग पहचानते थे। मैं कहीं भी जाता था, लोग मुझे पहचानते थे। अच्छा, तो यहाँ पर से मैं आपसे ये सवाल लेके पूछूंगा कि दिल्ली दूरदर्शन पे आप काम कर रहे थे, रेडियो में आप रिजेक्ट हो चुके थे और डीडी मेट्रो पे भी आप काम करने लग गए थे, तो उसके बाद आप ये फिल्मों का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, कि आप फिल्मों में कैसे आए? जो फिल्म आपने करी है या फिल्मों में आप कैसे स्टार्ट हुआ? फिल्मों में दीपा मेहता जी एक फिल्म बना रही थी, अर्थ 1947, आमिर खान साहब को लेके। उन्होंने ऑडिशन रखा था कमानी ऑडिटोरियम के पीछे। तो मुझे किसी ने बताया कि फिल्म का एक ऑडिशन चल रहा है। तो चूँकि मेन टारगेट तो फिल्मों में जाना था ना, चाहे हम टेलीविज़न कर लें चाहे थिएटर कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं एक टारगेट तो बम्बई शहर रहता है कि मुझे फिल्मों में जाना है, मतलब थिएटर में, फिल्मों में काम करना है, बॉलीवुड में आना है। अभी थिएटर में इतने लोग नहीं देखते या टेलीविज़न में इतने नहीं देखते, फिल्मों में तो सारी दुनिया देखती है, क्योंकि उस टाइम टेलीविज़न था भी नहीं। तो जब पता चला तो मैं ऑडिशन देने गया, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। इस बीच में एक 2-4-6 महीने निकल गए, तो घोंसला का घोंसला फिल्म बन रही थी। उनके जो डायरेक्टर थे उनके साथ मैंने एक एड फिल्म में काम किया था। अब एड फिल्म में मेरा काम अच्छा लगा होगा, थोड़ा कॉमिक कैरेक्टर था। वो डॉक्टर पलाश सेन जो सिंगर है, उनकी एल्बम थी, उसमें वो मेरे को काम दिया उन्होंने, तो मैंने काम किया और अच्छा काम किया। मंत्रा जो उनकी जो है डॉक्टर पलाश सेन की मंत्रा, उसमें मैंने काम किया। अब मेरे काम को देख के उन्होंने फिर मुझे घोंसला में बुलाया कि चलो आप इसमें भी एक छोटा सा, लेकिन फिल्म में तो मेरे लिए चाहे रोल छोटा हो या बड़ा हो, मेरा जो सपना था वो साकार होता दिखाई दिया कि यार मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ। हालांकि ये यकीन नहीं था कि घोंसला का घोंसला बाद में जाके इतनी बड़ी हिट फिल्म बन जाएगी, लेकिन हिट हो गई वो। तो मेरे एक छोटे से किरदार को भी लोगों ने देखा, पहचाना, सराहा। तो वो क्या किरदार था, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो? उसमें जब फिल्म की शुरुआत होती है, उसमें अनुपम खेर साहब मरे पड़े हैं लेट नीचे, और हम 2-3 जो अड़ोसी पड़ोसी उनकी, हालांकि ज़्यादातर मैयत में आदमी जब जाता है तो जो मर जाता है उसकी बुराइयां नहीं करते, उसकी तारीफ़ ही करते हैं, बहुत अच्छा था, ये था, वो था। लेकिन जब वो मरे पड़े, हमारा उल्टा रिएक्शन था। मैं सब्जी वाला था, तो मैं कहता हूँ कि अरे भाई देखो कितने बेवकूफ़ आदमी थे, हमारी दुकान पे आते थे, 10 बार भाव पूछते थे, 10 चीज़ों का भाव पूछते थे, लेते एक थे और आधा पैसा दे के जाते थे। अच्छा हुआ ये मर गए। तो इस तरह का उनको मुझे कोसने का एक कैरेक्टर मिला था ये अपने अनुपम खेर साहब को। तो ये घोंसला के बाद फिर आपकी दूसरी फिल्म कैसे, मतलब फिर उसके बाद आगे का ये हाँ, उसके बाद फिर वो जो मैंने बताया दीपा मेहता जी की अर्थ फिल्म में, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। उसमें मेरे को एक सीन मिला। अब दिल्ली शहर में रह के एक सीन मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो उसमें आमिर खान साहब के साथ बैठ के मेरा एक सीन था। मेरे 3 बेटियां हैं, तो मैं आमिर खान साहब एक सूफ़ी संत बन के आते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि हमारी 3 बेटियां हैं, मैं हमें बेटा का, तो इस तरह के एक सीन उनके साथ बाकायदा निभाया मैंने, बहुत अच्छा और रिस्पॉन्स रहा उसमें।
तो आपने जब मेरे से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने मुझे एक इंसिडेंट सुनाया था दीपा मेहता जी के साथ आपका जो इंग्लिश वाला, वो प्लीज़ अगर हमारे दर्शकों को शेयर करेंगे तो। दरअसल क्या, मैंने बताया ना, मैं पढ़ाई लिखाई मेरी ज़्यादा हुई नहीं। अब दीपा मेहता जी हॉलीवुड की फिल्में बनाती है, उनकी जो टेक्निकल टीम होती है, कैमरामैन वगैरह सब हॉलीवुड के होते हैं, तो सब इंग्लिश बोल रहे हैं, मुझे इंग्लिश आती नहीं। अब दीपा जी, आमिर खान साहब उधर से आ रहे हैं, मैं इधर से आ रहा हूँ। अब दीपा जी दूर खड़ी होकर मैं यहाँ, अब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रही हैं। मैं फिर कुछ ना कुछ अपने दिमाग से सोच कर दूं, फिर वो गलत हो जाए। 3-4 बार उन्होंने इंग्लिश में समझाया, मैंने हर तरह से एंगल से सोचा कि चलो ऐसा बोल रही होंगी, ऐसा बोल रही होंगी, ऐसा बोल रही होंगी, क्योंकि उनके खुलेआम बोलना भी मेरे को शर्म आ रही थी कि उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती। हाँ, तो जब 3-4 रीटेक हो गए तो मुझे फिर अंदर से झल्लाहट महसूस हुई कि यार मैं इतना घटिया एक्टर थोड़ी हूँ कि मैं 3-4 रीटेक क्यों दे रहा हूँ। तब मैंने दीपा जी को हाथ जोड़ा कि दीपा जी, आप मुझे अगर हिंदी में समझाएंगी तो मुझे अच्छा समझ में आएगा। इंग्लिश में आप समझा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं हवा में तीर मारे जा रहा हूँ। तब उन्होंने मुझे हिंदी में समझाया। फिर वो आमिर खान साहब भी उधर से आए, इधर से मैं, 1 टेक में सीन डन 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 डन। महेश जी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगा। आपके थिएटर के टाइम पर मैंने सुना है कि आपने बलवंत गार्गी जी जैसे दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि उनके साथ आपने कैसे, आपको काम मिला और उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा था? क्या वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? बलवंत गार्गी जी एक बहुत बड़ी शख्सियत रही है हमारे थिएटर में। थिएटर के जो NSD हैं दिल्ली में, NSD के फाउंडर थे वो, उन्होंने खड़ा किया था NSD को। मैं नाम उनका बहुत सुनता था कि बलवंत गार्गी, सांझा चूल्हा सीरियल उन्होंने बनाया था। तो मुझे किसी ने बताया कि वो एक नया नाटक शुरू कर रहे हैं, नया सीरियल शुरू कर रहे हैं, उसमें कुछ कैरेक्टर चाहिए। तो मैंने उनको फ़ोन नंबर कहीं से लिया, फ़ोन किया कि गार्गी साहब, मैं महेश गहलोत बोल रहा हूँ और मैं एक्टर हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तब उनका जवाब था कि नहीं बेटे, सारे रोल पूरे हो गए, अब कोई रोल नहीं बचा। मेरा दिल टूट गया। पता नहीं उनको शायद मेरी आवाज़ से महसूस हुआ कि ये थोड़ा दुखी हो गया, परेशान हो गया। तो कहते हैं हाँ, एक छोटा सा रोल है, अगर वो करना चाहो तो आ जाओ। मैं कहा सर, मैं आपके साथ, तो मैं छोटा सा रोल क्या, आप डंडा पकड़ा के भी खड़ा कर देंगे तो भी मैं तैयार हूँ। तो मैं फ़ौरन, मैं नौकरी करता था उस वक्त, मैंने छुट्टी कर ली, मैं गया नहीं नौकरी पे, और मैं सीधा उनके घर चला गया। जाके मैंने कहा नमस्ते कि सर मैं, तो मॉर्निंग ट्रांसमिशन में पहले सीरियल आया करते थे छोटे 15-15 मिनट के, 12-12 मिनट के, दूरदर्शन पे। तो उनका सीरियल बना रहे थे वो दुनिया रंग रंगीली, जिसमें हेमा सिंह, कीमती आनंद, बनवारी झोल, जो मेरे सीनियर दिग्गज एक्टर थे, वो सब उसमें काम कर रहे थे। तो जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट दे दी कि बैठ के ये कैरेक्टर है, इसको तैयार कर लो। अब चूँकि मुझे बलवंत गार्गी साहब के साथ काम करना था, उनका नाम, उतना रुतबा इतना बड़ा था कि अगर मैं उनके साथ काम कर लूँ तो दुनिया में मेरे को आधा काम तो उनके नाम से मिल जाएगा, यार उनके साथ काम किया है तो हमारे साथ भी कर लो। तो मैंने वो रोल पढ़ा, उसको अच्छी तरह रट लिया, खोट लिया अच्छी तरह। जब ऑडिशन देने गया, उनको पसंद आया। तो उसमें एक कहानी का जो मेन कैरेक्टर था, वो जो 2 एपिसोड में जाता, मैंने को उन्होंने कहा ठीक है आप ये रोल कर रहे हैं। फिर कहता अच्छा एक कहानी ये भी है, ज़रा इसको पढ़ो। मैंने वो पढ़ा, वो पढ़ने के बाद कहते हैं हाँ ये रोल भी आप कर रहे हैं, वो भी मेन कैरेक्टर। हेमा सिंह मेरी बहुत सीनियर थी, आजकल NSD में है, उस वक्त भी NSD में पढ़ती थी, आजकल NSD में पढ़ाती। तो मैंने 3 कहानियाँ थी, तो हर कहानी 2-2 एपिसोड में जाते, 6 एपिसोड की कहानी थी वो। तो 6 एपिसोड में मेरे को मेन रोल मिल गया। 6 एपिसोड में मेन रोल मिल गया। तो मैंने गार्गी साहब से कहा कि सर मैंने आपने मुझे फ़ोन पे कहा था कि छोटा सा रोल खाली है, और आपने तीनों कहानियों में मेरे को मेन कैरेक्टर दे दिया। कहते नहीं यार तुमने अच्छा किया, कॉमेडी है तो आप करिए। तब से मैंने उनके साथ किया। फिर उन्होंने बनाया मियाँ खोजी के कारनामे, उसमें मनोहर सिंह जी थे, शोभना नारायण जी कथक डांसर रहीं, जोरा सहगल जी थी, रवि वासवानी, वो कर रहे थे। तो उन्होंने उस सीरियल में भी गार्गी साहब ने मुझे एक कैरेक्टर दिया, बहुत अच्छा कॉमेडी कैरेक्टर था। मैं और रवि वासवानी हम शक्ल होते हैं, तो हरकत वो कर जाते हैं, पिटाई मेरी जो हो जाती है। मैं हरकत कर जाता हूँ तो उनकी पिटाई होती है। इस तरह से गार्गी साहब के साथ मैं जुड़ा। मेरे को एक अच्छा वाकया याद है
गार्गी साहब के लड़के थे मन्नू गार्गी, जो देवानंद की 3-4 फिल्मों में उन्होंने एज ए हीरो काम किया। ममता कुलकर्णी के साथ थे, वो गैंगस्टर फिल्म थी देवानंद साहब की। एक पहले आई थी प्यार का तराना, तो 3 फिल्मों में देवानंद साहब के साथ उन्हें हीरो का, वो उनके बेटे थे। अब वो हिंदी से उनका नाता कम था, इंग्लिश माहौल में पढ़े, इंग्लिश माहौल में जिए। तो जब गार्गी साहब थोड़ा आराम करते थे, वो डायरेक्शन दे के लिए खड़े हो जाते थे। अब वो भी वही वो इंग्लिश वाला मामला वो भी इंग्लिश में आके मैं यं और कीमती आनंद जी और बनवारी झोल मेरे साथ रोल कर रहे थे, तो मेरे 3-4 रीटेक हो गए। तब फिर मुझे कहना पड़ा, मैं मन्नू भाई अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो मैं अच्छा कर जाऊंगा, नहीं तो आप मैं रीटेक देता रहूँगा। फिर उन्होंने मुझे हिंदी में समझाया तो मैं एकदम टेक हो गया। अगले दिन सुबह सुबह क्या हुआ, जब मैं रिहर्सल शूटिंग पे पहुंचा तो मन्नू चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा मन्नू गुड मॉर्निंग, तो कहता हिंदी में बात करो, इंग्लिश में क्यों बोल रहे हो। तो ऐसा भी रहा। उसके साथ फिर मैंने उमेश बिष्ट, जो दिल्ली के अच्छे खलीफा डायरेक्टर हैं, क्योंकि जीना इसी का नाम, उन्होंने एक फ़िल्म भी बनाई थी सलमान खान साहब की, ओ तेरी। हालांकि शायद वो इतनी कामयाब नहीं रही, लेकिन उस फिल्म में भी उन्होंने मेरे को कास्ट किया। और क्योंकि जीना इसी का नाम एक लंबा सीरियल था मिडीटैक का, उसमें उन्होंने मेरे को कास्ट किया, मैंने रोल किया वो। उसके बाद मनोज शर्मा एक बॉम्बे के डायरेक्टर थे, उनके साथ मैंने, अब मनोज शर्मा तो आजकल बॉम्बे में कई फिल्में डायरेक्ट कर रहे हैं, मुझे कहते हैं आ जाओ, तो मैं कहा कोई ढंग का रोल हो तो बताना यार, अब 2-4 दिन के लिए छोटे मोटे रोल के लिए अब मैं नहीं आ पाऊँगा। तो यूँ करके दिल्ली के अच्छे जो टॉप डायरेक्टर्स थे उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। तो आपने फुकरे फिल्म में भी एक रोल करा है छोटा सा, तो क्या वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, वो फिल्म आपको कैसे मिली और वो उसमें क्या आपका कैरेक्टर था? हाँ, फिल्में देखी मैंने करीब 13 फिल्में मैं कर चुका हूँ, जिसमें 6 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं। क्वीन फिल्म में मैंने किया था, फुकरे रिटर्न्स जो सेकंड फिल्म थी उसमें मैंने काम किया था। फुकरे रिटर्न्स में जो फिल्म की हीरोइन थी प्रिया आनंद, उसके फादर का रोल था, बड़ा सीधा सादा शरीफ इंसान, सरकारी नौकरी करने वाला। पुलकित सम्राट जब मेरे पास आते हैं शादी के लिए कहने के लिए, तो मैं उनको थोड़ा डांट वाट देता हूँ और उनको मना कर देता हूँ, लेकिन एंड में मैं राज़ी होता हूँ। फिल्म का आखिरी सीन था कि वो एक हॉल उन्होंने ख़रीद लिया है और मैं जाके उनको बधाई देने जाता हूँ। फुकरे के साथ साथ फिल्म थी व्हेन ओबामा लव्ड ओसामा, उसमें मैंने काम किया। फिर कई फिल्में रही, अब आने वाली अभी 7 फिल्में मेरी आनी बाकी है, उसमें लगभग हर फिल्म में मैंने कॉमेडी ही किया है और अच्छे रोल किए हैं। थ्रू आउट फिल्मों में रोल है। वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा मामला बंद हो गया था, लेकिन अब जैसे ही फिल्में रिलीज़ होंगी, सिनेमा पे आएगी, तब आप मेरे को और अच्छी तरह बेहतर तरीके से देख पाएंगे। उन फिल्मों का नाम अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें, अगर आप कुछ हाँ, एक फिल्म है मर्द बेचारा, ये मर्द बेचारा, 10 नहीं 40, घंटा प्रसाद और चिल्लर गैंग, इस तरह की 7 फिल्में हैं जिसमें लव, ये बेचारा मर्द में तो एक अच्छा कैरेक्टर है, कॉमेडी है। उसमें मैं हीरोइन के फादर का रोल मैंने किया है। हीरोइन और जो मेरी बीवी बनी है वो सब मुझे डांटती रहती है और मर्द होने के नाते मैं बेचारा सा बना रहता हूँ। तो ये तो हो गई फिल्मों की बातें। महेश जी मैं आपसे यहाँ पर आप जानना चाहूँगा कि जैसे हमारी पहले भी बातचीत हुई थी, पहले आपने बोला है कि आपने बहुत सारे एड्स करें, टीवी पे एड्स करें, तो वो एड्स मतलब कोई फेमस ऐड होंगे जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, मैं जो स्विगी वाला आपका ऐड है वो काफ़ी फेमस हुआ है। हाँ, मैं एक दिन मेरे को बॉम्बे से कॉल आया कि हम एक ऐड बना रहे हैं, आप काम करेंगे? तो मैं कहा भाई मैं तो एक्टिंग करने के लिए पैदा हुआ हूँ और ज़िंदगी भर कोशिश रहेगी कि मैं एक्टिंग करता रहूँ। तो उन्होंने कहा एक ऐड है तो आप इसको ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेज दो। मैंने रिकॉर्ड करके भेज दिया। अब उनको पसंद आया। अब उन्होंने मुझे रिटर्न फ़ोन किया कि आपका सिलेक्शन हो गया है और बहुत अच्छा अमाउंट उन्होंने मुझे बताया, जो दिल्ली में शायद मैं इतनी उम्मीद नहीं करता था। तो उन्होंने मेरे को उतना अमाउंट बताया, मैं खुश हो गया कि मेरे को ज़िंदगी में इतना बड़ा पैसा मिल रहा है।
तो मैं कहा ठीक है। तब कहते उन्होंने कहा कि शूटिंग बॉम्बे में है। तो मैं कहा मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। कहते कोई बात नहीं है, मुझे एयर टिकट दिया गया, वहाँ मेरे लिए रूम बुक कराया गया बगैर, रिहर्सल की, फिर कॉस्ट्यूम ट्रायल हुआ, फिर वो शूटिंग हो गई ऐड की, स्विगी का ऐड मैंने किया था। तो मैं लौट के दिल्ली आ गया। फिर महीने 15 दिन बाद दोबारा फ़ोन आया कि सर इसका एक और ऐड बनाना है स्विगी का ही, आप आ जाइए। मैं गया, मैं कहा इतना पैसा मिल रहा है, ज़िंदगी में पहला मौका था, इतना पैसा मैं जाके करके आया। 2 ऐड मैंने स्विगी के किए। उसके बाद पराग दूध का मैंने किया, जागो ग्राहक जागो के मैंने काफ़ी ऐड किए उस करीब काफ़ी पहले। तो उस वक्त वो जागो ग्राहक जागो के ऐड देख करके लोग मुझे पहचानने लगे, जानने लगे। मेट्रो में लोग मिल जाते थे, अरे सर आपने तो उसमें किया है। तो मुझे अच्छा लगता था यार, जो काम कर रहे हैं, चलो पैसा तो मिल रहा है, पैसा हमारे लिए सेकेंडरी चीज़ है। पहली चीज़ आपको पहचान पहली चीज़ है कि लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे मेरे साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाएं, फ़ोटो खिंचवाएं, वो मेरे लिए बोनस थी। पैसा तो चलो ठीक है, घर चलाना है, पैसा चाहिए, लेकिन वो जो यथा प्यार मिलता है लोगों से, वो बोनस हो गया मेरे लिए, वो तनख्वाह से भी ज़्यादा हो गया मेरे लिए। तो बहुत ऐड किए। उसके बाद मैं यूट्यूबर्स के साथ जुड़ गया। अमित बडाना, हर्ष बेनीवाल, आशिकीन, टाइम लाइनर्स, नज़र बट्टू, ऐसे कई यूट्यूबर्स के साथ मैंने काम किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब सिनेमा और टेलीविज़न की दुनिया से अलग हटके भी यूट्यूबर्स की बहुत बड़ी दुनिया है, उस दुनिया में भी बहुत पैसा है, बहुत काम है। तो मैं उनके साथ जुड़ा। बडाना के साथ मैंने काफ़ी काम किया, वो मुझे पसंद करते हैं, मैं उनको पसंद करता हूँ। हर्ष बेनीवाल बहुत अच्छे, ये जितने यूट्यूबर हैं मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत इज़्ज़त करते हैं। बडाना साहब इतने बड़े नाम है उनका, लेकिन बावजूद इसके फिर भी वो बड़ी इज़्ज़त करते हैं, पैर छू के बात करते हैं, तमीज़ तहज़ीब से पेश आते हैं। कभी शो ही नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े एक्टर हैं, इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, इतने बड़े यूट्यूबर हैं, हमारे साथ इतने पूरी इज़्ज़त दे के, जैसे पिताजी की इज़्ज़त की जाती है वैसे बहुत इज़्ज़त से पेश आया हमेशा। महेश जी, यहाँ पर मैं आपको आपसे एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो पर्दे के आगे महेश गहलोत जी नज़र आते हैं। मैं समझ गया। अब आपने कहा पर्दे के आगे, तो अब ये पूछना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है। हाँ, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है कि पर्दे के पीछे महेश गहलोत जी की ज़िंदगी क्या है, घरेलू लाइफ में और आम जिंदगी में, रिश्तेदारी में, मतलब एक नॉर्मल जो आदमी होता है, इंसान होता है, वो किस तरीके से है? देखो, मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे पर्दे के आगे भी बड़ा सुख, खुशी, सुकून मिला, और पर्दे के पीछे यानी कि घरेलू ज़िंदगी में भी, घर परिवार में बहुत सुखी में हूँ मैं। बहुत अच्छा है मेरे को लिए सब कुछ। मेरे को इतनी अच्छी बीवी मिली जिसने अच्छे दौर भी देखे, बुरे दौर भी देखे। मैं जब बुरे दिन आते थे मैं रोता था, तकिए में सर रख के मैं आंसू मेरे आते थे कि यार शौक़ तो मेरा था एक्टिंग में आने का, और अब ये बुरे दिन चल रहे हैं। कई बार ऐसा कई महीने काम नहीं मिलता था, तो घर के खर्चे के लिए कभी इधर से उधार लिया, उधर से उधार लिया, पैसा मांग के काम चलाता था। तो मैं सोचता था यार मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी को क्या दिया। शौक़ मेरा था एक्टिंग का, मैं अपनी शौक़ को पूरा करने के लिए बीवी को, बच्चों को तकलीफ़ दे रहा हूँ, उनकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन भगवान बड़ा कारसाज है, उसने फिर ऐसा मेरे को मौके दिए कि फिर मुझे पलट के देखने का मौका नहीं मिला। अच्छा पैसा, अच्छी शोहरत, अच्छा नाम। जब मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को लोग कहते हैं कि तुम्हारे पापा को मैंने फिल्म में देखा, उस ऐड में देखा, तो वो खुश हो जाते हैं। मेरी बीवी को कहते हैं अभी तुम्हारे मियाँ आजकल वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब पब्लिक उनको बताती है, उनकी सहेलियाँ, उनके यार दोस्त बताते हैं, तो खुश हो जाते हैं। तो जो पीछे का जो एक दर्द भरा दौर था, वो सब दौर भूल के एक नई उमंग, एक नई तरंग पैदा हो जाती है ज़िंदगी में सबकी। तो धन्यवाद महेश जी। ये थे हमारे महेश गहलोत जी, जिनसे हम बातें कर रहे थे, और जिन्होंने मेरी सारी बातों का बड़ी बेबाकी से, बहुत ईमानदारी से और एकदम सच्चा जवाब दिया है, और इनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। और मैं इनको एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।